में स्थिति ज़रा बेहतर है इन द साउथ, बिकॉज यू हैव अ कृति देयर एंड द कृति इज वेल सेट. जी, yes, they are recent, but still they are following the same tradition. कि वहाँ ध्रुव पद आपने कर दिया, वहाँ ध्रुवा है, यानी दक्षिण की कृतियाँ जो हैं वो एक प्रकार की ध्रुवाएँ हैं, वो ध्रुवा हैं, उसमें स्वर लय ताल वो कंपोजिशन बंदिश बनी हुई है. सो नाउ वी कैन कम टू दी. Prabhandas, they were Dhruva and Avoga and Prabhandas. The names were different. देखिए एक मोटी मोटी चीज़ है. एक मिनट प्लीज़. एक मोटी मोटी चीज़ है प्लीज़. हाँ, जस्ट मोटी चीज़ ये है, एंड दिस इज़ अगेन अ मैटर ऑफ relationship between the word and singing. You have to sing a composition. The composition will either be about an event or a particular episode or about a person, right? So it will have a certain sequence and progression in it. Now, in order to reflect that, you can have, let us say, 2 stanzas for each part, or 2 or 3 stanzas for one part, etc., etc. But there has to be a progression. It starts from somewhere, it ends at a point, and then there is a conclusion to it. Now, this can be done in various ways. You can do it by singing a totality of 30 stanzas, 10 stanzas, 20 stanzas, and these parts had different names in different times. जब ब्रजभाषा ध्रुपद है तो 4 हैं, जब ख्याल आया तो 2 हो गए. अब चूर्ण पद में, सालक सूड़ ग्राम पद में, उससे पहले ग्राम राग में उन्होंने इसके अलग अलग काल में अलग अलग नाम दिए. बट द आइडिया इज द सेम. वो तो एक ही है कि हमें कुछ घटना बतानी है, उसके हिस्से हैं, वो एक कहानी या तो कहनी है या एक वर्णन कहना है, उसकी अवस्थाओं को लेकर हम विभाजन कर देंगे. चलिए, अब हम आते हैं विशुद्ध संगीत के बारे में कुछ कहने के लिए. तो पहला अध्याय है इसका 28वां अध्याय, 28th चैप्टर. तो 28th चैप्टर है स्वराध्याय, स्वर का अध्याय. आप में से स्वर का अध्याय है, ये स्वराध्याय है. और आप जो इसमें बहुत गहरे में प्रवेश करना चाहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं. दिस इज़ नाट्यशास्त्र चैप्टर 28. इसमें 147 श्लोक हैं भरत मुनि के, यानी पूरा चैप्टर है संस्कृत में. उसका पदच्छेद करके, अन्वय करके, उसका हर शब्द का एक अर्थ दिया गया है, अनुवाद दिया गया है. और इसमें मेरे गुरु आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखी हुई एक ओरिजिनली संस्कृत में लिखी हुई संजीवनम नाम की जो व्याख्या है उसका अंग्रेज़ी अनुवाद दिया गया है. तो आप, ये ग्रंथ बहुत मोटा नहीं है, लेकिन कुछ समय लग सकता है आपको इसको समझने में. 5 या 7 साल का समय लेके चलिए तो आप ये देख सकते हैं. तो ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय संगीत का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन है स्केल्स के बारे में. स्केल कहिए, थाट कहिए, मेल कहिए,
a description of what were the musical scales. You see, we all know that there are 7 notes. But how do the 7 notes relate to each other? Now, at present time we study it in terms of modern physics, that there is a relationship of consonance between the notes. तो अगर मध्यम स्थान का स है तो तार स्थान के स से वो आधे फ्रीक्वेंसी पे होगा इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है जी. तो म जो है वो बीचों बीच होगा और सा और म के बीच में जो संवाद या कॉन्सोनेंस है उसको हम कॉन्सोनेंस ऑफ फोर्थ कहते हैं. फोर्थ. तो अगर आपने कहा स म तो इन दोनों के बीच में कॉन्सोनेंस ऑफ फोर्थ है. और आप अगर प का उच्चारण करेंगे तो इनके बीच में कॉन्सोनेंस ऑफ फिफ्थ है. ये मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स हैं. ठीक है. जो भी आप मेजरमेंट का तरीका निकालेंगे साउंड के मेजरमेंट का, उसमें ये कॉन्सोनेंस ऑफ फोर्थ और कॉन्सोनेंस ऑफ फिफ्थ और द डबल, ये सब नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं. ठीक है. और इसी तरह से एक कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड होती है, सा और गा. तो ये कॉन्सोनेंस ऑफ फोर्थ, कॉन्सोनेंस ऑफ फिफ्थ और कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड, these are natural consonances and they are verifiable not just by the ear but also by measuring instruments. So we have measuring instruments today, oscillograph and various modern scientific instruments by which we measure. And we had measuring instruments earlier in ancient times as well, because this is how they defined when they said madhyama. Madhyam means middle. So the consonance of fourth is in the middle of the 7 notes. So there is madhyam. On one side you have sa, ri, ga. On the other side you have pa, dha, ni. Right? So this is called a septet. सप्तक है ये, बीच में मध्यम है, 3 स्वर इधर हैं और 3 स्वर इधर हैं. सा रि गा इधर है, प ध नि इधर है. तो जिस डिवीज़न में सा रि गा होंगे उसी डिवीज़न में प ध नि होंगे. ठीक है जी. So this is how the musical scale is defined in what is called the natural diatonic scale. ठीक है. Diatonic scale. Diatonic scale, this is a definition given in modern physics. ठीक है. Now this is one. Then the Greeks had devised another system which is called a trichord or a tetrachord. Sa re ga ma. Sa re ga ma. 4 tones chords. Sa re ga ma. Pa dha ni sa. So this becomes an octave. Right? So this was another measurement. Then you made a variation, slight variation in the tones or in the swaras. कहीं गा को नीचा किया, कहीं माँ को ऊपर किया, कहीं पा को नीचा किया, कहीं धा को किया, कहीं नी को किया. तो उसका फिर वेरिएशन हो जाएगा. The scale will sound different. How can this be done? पर तो केवल शुद्ध होता है. आज होता है जी. पहले तो अशुद्ध पा के ही आधार पर स्केल का डिवीजन होता था.
च्युत पंचम, ठीक है. You see, these are different ways of dividing. And then there is a whole history of how the scales change from very ancient times. The Greeks and the Indians were using one kind of scales. Then from that, another whole tradition developed which came to the Arabs. Arabs followed the Greek scales and they gave it a different name. वो जिनको टेट्राकॉर्ड कहते थे या ट्राइकॉर्ड कहते थे, उनका कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने उसको मकाम कह दिया. देन द होल ऑक्टेव वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल डिविजन्स एंड वी हैड व्हाट इज कॉल्ड द टेम्पर्ड स्केल. तो उसमें सा हुआ, कोमल ऋषभ हुआ, ऋषभ हुआ, कोमल गांधार हुआ, गांधार हुआ, मध्यम हुआ, तीव्र मध्यम हुआ, पंचम उन्होंने कहा जी ये नहीं हिलेगा, ये अचल स्वर है. उन्होंने सा और पा को अचल कर दिया. फिर धैवत हुआ, उसका वेरिएशन हुआ, फिर निषाद का वेरिएशन हुआ, फिर सा का नहीं हुआ. तो इस तरह से आपके 7 + 5 12 स्वर हो गए. So you see, these are different ways of moving the swaras up and down in order to make measure a particular tune. देखिए, लोक में, दुनिया में तो क्या होता है, धुन होती है. एक धुन है कहीं से आई, उस धुन का आप बहुत विस्तार जब करेंगे तो वो राग बन जाएगी. ला 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 ला, भाई ये धुन है ना. अब आप इसी को लेकर, इन्हीं स्वरों को लेकर जब आप अच्छा विस्तार करने लगेंगे तो यही राग बन जाएगा. ऐसी तो बनता है. अब राग बनाने की विद्या जो है वो भारत में होती है, कहीं थोड़ी सी होती है, जैसे ईरान में, इराक में, ग्रीस में. लेकिन वो इतना विस्तार करना उसका, ये सारी विद्या भारतवर्ष में हुई. तो ये इस स्टाइल का एक मोनोफोनिक म्यूज़िक, एक ही लाइन पे हम चलेंगे, ये लगभग आप आसाम से लेकर ग्रीस तक आपको मिलता है. आज से नहीं, हज़ारों साल से. और इसको कैसे कैसे इन धुनों को आप डिवाइड करके राग बनाते हैं. या राग का मतलब है कि एक धुन को आपने बहुत एक्सपेंड कर दिया, उस स्वर के भीतर आप जाने लगे, दो स्वरों का आपस में क्या रिश्ता है, उसमें क्या रंजकता है, एक स्वर से दूसरे पे हम जाते हैं तो क्या हमारे मन पर असर होता है. ये सारा विकास जो है वो संगीत का विकास है. इसीलिए आप स्टडी ऑफ स्केल्स करते हैं, और इसलिए भी करते हैं इनको सीखें कैसे. ये सारा स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि आप राग का विस्तार कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या बनाएंगे. तो इसीलिए इतने मेल बने. अब मेल की अवस्था एक समय में आती है. बेसिकली नोट्स आर 7. They go up and down, they can be 12, they can even be 14, or they can even be 16, depending on how you use them, right? And different cultures have been using it. अब जैसे modern European culture में it is only tempered scale. All the notes are divided into 12, and they are fixed. They don't go up and down. So whether somebody is in Germany or in United States or Canada or Sweden, that means A sharp is A sharp of this particular frequency. In India that is not the case. यहाँ इनका सा अलग है जिसमें यह कंफर्टेबली गाती हैं, मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है. ठीक है. So there is nothing like a fixed frequency. Anyway, this is a general thing. Now what happened in India and in ancient times? तो देखिए, पहले तो उन्होंने कहा ये संगीत क्या होता है. अब ये 28वां अध्याय
आतोद्य विधिम इदानीम व्याख्यास्यामः। मैं आतोद्य की विधि का व्याख्यान करता हूँ। आतोद्य मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट विच इज हिट एंड गिव्स अ साउंड इज कॉल्ड आतोद्य। हिट करते हैं, जिसको आप छेड़ते हैं, जिसको आप पीटते हैं। कुछ लोगों को छेड़ना ही ठीक रहता है, कुछ बिना पीटे नहीं मानते, है ना। तो ऐसे ही वाद्य भी हैं, उनको पीटना पड़ता है। नगाड़े को आप पीटेंगे नहीं तो वो आवाज़ नहीं देगा, सितार को आप पीट देंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसको छेड़ना है खाली। तो लेकिन हिट करना है, मतलब तुद धातु, वो हर एक को अलग अलग ढंग से आप छेड़ेंगे, बजाएंगे, खींचेंगे, करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट। अब उन्होंने कहा कि मैं आतोद्य विधि कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे अरे फिर इसमें गाना कहाँ हुआ, आपने तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर दी। तो सच्चाई ये है कि बॉडी को भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, गात्र वीणा, कि ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे भी हिट किया जाता है। कैसे? आप अपनी वोकल कॉर्ड्स को हवा से, लंग्स की हवा से हिट करते हैं, तभी तो उसमें से ध्वनि निकलती है। तो इसलिए ये शरीर भी एक वीणा है। तो कंपैरिजन के लिए उन्होंने आतोद्य को, इंस्ट्रूमेंट्स को लिया, बिकॉज दीज आर इजी टू एनालाइज। तो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी, द सिंगर्स बॉडी, वो आतोद्य है। इसीलिए उन्होंने कहा आतोद्य विधि इदानीम व्याख्यास्यामः। तो उन्होंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स 4 तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया। ततम चैवावनद्धम च, एक तो तत् हुआ यानी तंत्री हुई, स्ट्रिंग। तंत्री का मतलब होता है जो इंटेस्टिन से बना हो, आंत से बना हो, क्योंकि पहले मेटल की स्ट्रिंग्स नहीं होती थी, गट स्ट्रिंग्स होती थी, आंत से बनती थी। किसी जानवर की, प्रायः सुअर की आंत से बनती थी, वो उससे उसको बनाया जाता था, तो वो स्ट्रिंग होती थी। अवनद्ध, जो ढका हुआ है। जितने भी ड्रम्स हैं, all the drums are covered, because a drum has to be covered and then you hit the drum. And the strings, which before the metallic strings were made out of intestines, that is tat. उसी से तंत्री है, उसी से तंत्र है, उसी से हिंदी का आंत है, राइट। घन, जैसे मंजीरा होता है, ये क्या नडुवंगम होता है, which is a metallic symbol, right? You hit 2 together. And sushir, that instrument which has a hole, जिसमें छेद है, सुशिर है। So there are only 4 kinds of instruments. Solid instruments, solids, ghan, you hit them with each other, they produce only one sound, one kind of sound. String instruments, several strings, जैसे वीणाएं हैं, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तत्वाद्य है। और सुशिर यानी बांसुरी है, बांसुरी में कई छेद होते हैं। तो उन्होंने कहा ये 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। दुनिया के जितने भी वाद्य होंगे वो इस एक कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये सच है कि आज तक कोई ऐसा वाद्य बना ही नहीं है जो 5वीं कैटेगरी में लाने की ज़रूरत हो। हाँ, people have tried to invent, but they come to this classification.
So then they describe tatam tu tantri kritam geyam avanadham tu paushkaram. They just describe what is a drum, जो मैंने आपको कर दिया. Now they go on to describe the orchestra which was used in theatre. वो हम पहले ही कर चुके हैं कि वेदिका के ऊपर आकर कौन कहाँ बैठता था, तो इसलिए हम उन श्लोकों को स्किप कर जाएंगे. अब वो म्यूज़िक के बारे में कुछ कहते हैं. द एंशिएंट वर्ड फॉर म्यूज़िक इज़ गांधर्व. संगीत नहीं है. संगीत का पहले प्रयोग होता है एक वेग सेंस में, जहाँ गाना वाना सा कुछ गाया जा रहा हो. जैसे कालिदास में शब्द का प्रयोग मिलता है संगीत शाला. लेकिन जब कालिदास फॉर्मली म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं तो फिर वो गांधर्व की बात करते हैं. वाल्मीकि जो बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में गांधर्व शब्द है. 9वीं शताब्दी तक, 9th सेंचुरी तक जितना भी लिखा जाता था, बोला जाता था, उसमें म्यूज़िक का मतलब था गांधर्व. जैसे उर्दू में शब्द है मूसिकी, जो कि पर्शियन शब्द है, भारत में पर्शिया से आया, और वो ओरिजिनल पर्शियन शब्द नहीं है, मैंने आपको बताया, वो ग्रीक शब्द है मूसिकी. तो स्टैंडर्ड शब्द है ये. इसी तरह से स्टैंडर्ड शब्द जो था वो गांधर्व था. गांधर्व का मतलब होता है गंधर्व का, ऑफ गंधर्व, यानी गंधर्व से जो निकला है. और गंधर्व क्या होता है? हाँ, वो हेवन वगैरह में तो थे, लेकिन वो दुनिया में कहाँ थे? अरे भाई, बहुत दूर थोड़े ही थे. जहाँ आप तालिबान रहते हैं, संगीत शत्रु जहाँ रहते हैं, वही गंधर्व रहते थे, जिसको अब खंदार कहते हैं. आप खंदार, अमेरिकन्स बोलते हैं कैंडहार, हाँ, खंदार, दैट इज गंधार. गंधार, गंधार का हो गया खंदार. और गांधार, गंधार, ये रीजन का नाम है, अफगानिस्तान. सो द होम ऑफ इंडियन म्यूजिक इज अफगानिस्तान. Isn't it an irony? Today it is the graveyard of music. But the cradle of music in Asia has become the graveyard of music. वो पटियाली घराने के कौन उस्ताद थे हमारे? हाँ, तो उनके जो नेशनल सिंगर ऑफ अफ़गानिस्तान थे, सरहंग, हैं, उनको मैंने सुना है. वो दिल्ली आए थे, आपने भी सुना होगा, सन 70 में. और वो संस्कृत के बहुत सारे ध्रुपद गाते थे. और उन्होंने एक राग मीना मणि गाया था, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेडियो में कुछ बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स ने इरेज करवा दी, आज नहीं मिलती. जी नहीं, वो बस लोगों ने कहा जस्ट let it rot. Nobody, gave any attention to it. So, हाँ, they used to come. So anyway, what I am trying to say is that till 1970, music and classical music was live and kicking in Afghanistan. And this is the cradle, 1970. Because I have heard Sarhang in, I think, 73 or 74. So, in Kamani Auditorium. हाँ, तो आप उनसे मिली होंगी और आपने सुना होगा, तारुफ हुआ होगा. So, the art was called Gandharva. Now, why would you call that art Gandharva unless that region was the greatest center of that art? And rest of the India
for more than 2000 years was continuing to call it Gandharva. Now, you can read my book in which I have given a long description of how the science of Gandharva came to be associated, science of Gandharva or music came to be associated with Gandharva, because in the Vedic ritas, Gandharva is not associated with music. You see? So there the word for music is different. Taurya. Taurya is a word which is used in the Vedic mantras. Tauryatrik, 3 kinds of taurya or music. These are some of the terms. Or gan or geet. There are different kinds of terms. Or psalm. Psalm is also for a kind of music. तो वेद में अलग शब्द हैं. वेद में गांधर्व नहीं है, और वेद में गंधर्व जो है वो संगीत की निधि नहीं है, वो संगीत को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो वैदिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है. ये जब हम पुराण काल में आते हैं तब गांधर्व शब्द का प्रयोग होता है. तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ, और अफगानिस्तान became the center of music. And of course, Afghanistan was not just the center of music, it was the center of grammar and various other sciences. It was a very, in Mahabharata, you have descriptions of the region, and Gandhari came. हाँ? नहीं, वो गंधार आर्ट तो बहुत बात की बात आप कर रही हैं. वो तो फर्स्ट सेंचुरी BC से लेकर फिर सेकेंड थर्ड सेंचुरी. दिस इज़ वेरी वेरी लेट. I mean, this is centuries and centuries late. Because if Natya Shastra had been collected by 5th century BC, then this transition must have taken place much earlier, from the Vedic times to this, you see. Because in the Vedic text, there is no association of music with Gandharvas. Anyway, now let's carry on with our text. So they say that the science of music is to be known as consisting of 3 constituents. इसके 3 हिस्से हैं. गांधर्वम त्रिविधम विद्यात स्वर ताल पदात्मकम. पद, स्वर ताल पद से मिलकर गांधर्व बनता है. उसकी डेफिनेशन देते हैं पहले. यत्तु तंत्रीकृतम प्रोक्तम नानातोद्य समाश्रयम गांधर्वम इति तज्ञेयम स्वर ताल पदात्मकम. गांधर्व क्या है? स्वर, ताल और पद से युक्त है. इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्वर होगा, ताल होगी और पद होगा. अब उद्देश्य क्रम देखिए. स्वर प्रमुख है, उसके बाद ताल उससे कम प्रमुख है, और पद फिर और कम प्रमुख है. अगर इसका उल्टा कर दें तो संगीत नहीं रहेगा, साहित्य हो जाएगा. अगर तुलसीकृत रामायण गा रहे हैं तो 2-4 रागों में ही वो सारी आप चौपाइयाँ गाएंगे, उसमें पद प्रमुख है. लेकिन संगीत में तो बहुत सारे रागों में गाएंगे आप, बहुत सारे तालों में उसको बद्ध करेंगे, लेकिन पद का होना आवश्यक. तो भारतीय दृष्टि ये कहती है, यानी यूरोपियन म्यूज़िक के आने तक और यूरोपियन म्यूज़िकल थ्योरीज़ के आने तक, कि बिना पद के कोई भी गायन नहीं हो सकता, संगीत नहीं हो सकता. अगर होगा तो क्या कहलाएगा? सूखा, शुष्क, शुष्काक्षर. वो डेफिनेशंस हैं. स्तोभाक्षर, शुष्क अक्षर, जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, वो ध्वनि ऐसी होगी. सो स्वर ताल पदात्मकम, ये संगीत है. इस हाँ, ये गांधर्व है.
गांधर्व का मतलब संगीत? गीतम तथा गीतम नहीं, वो ये बहुत, हाँ, तो ये बहुत बाद की चीज़ें हैं ना, ये 2000 साल बाद की डेफिनेशन है, लेकिन वो फिर वही करें, गीतम, वाद्यम, नृत्यम, तो उसमें जो गीत है उसमें शब्द तो होगा, बिना शब्द के गीत कैसे हो जाएगा? गाना अगर है तो वो तराना ही तो नहीं होगा ना, नोम तोम, उसमें तो कोई ना कोई भाषा होगी, उसमें पद होगा। तो उसी चीज़ को, उसी सिद्धांत को जो भरत मुनि ने रखा है, स्वर ताल पद। अब इसका एस्थेटिक्स क्या है? इसका एस्थेटिक्स ये है कि बिना पद के उसका अर्थ अधूरा रहता है, और वो पद जो है वो उसके स्वर और ताल को एक रेफरेंस पॉइंट देता है कि वो जीवन से कैसे संबंधित है, हमारी किस घटना से वो संबंधित है। उसके बिना वो नहीं हो सकता। वरना तो ठीक है साहब, दरबारी में आप प्रेम का भी की बंदिश गा दीजिए, दरबारी में आप लड़ाई की भी गा दीजिए, आप भक्ति की भी गा दीजिए, एक ही राग को आप उसमें कोई भी बंदिश आप गाएंगे। लेकिन जब पद होगा, अर्थवान होगा, तब उसका एक फ्रेमवर्क बनेगा, तब उसकी एक लोकेशन बनेगी। हाँ, आप कहेंगे कि क्या खाली स्वर में मज़ा नहीं होता? होता है साहब। तो उसके लिए उन्होंने कहा आलाप कर लो भाई, अच्छी तरह से आलाप करिए। आलाप के अंदर जब आप थोड़ा सा ताल डालेंगे तो वो दूसरा हिस्सा हो जाएगा। अभी भी वो चल रहा है, आप आलाप करते हैं नोम तोम का, फिर उसमें ता नोम आ नोम, ये दक्षिण में आप ऐसे करते हैं, और हम जोड़ उसको कहते हैं, वीणा में, सितार वगैरह में उसको वो जोड़ का अंग कहते हैं, जहाँ ताल का प्रवेश होने लगता है। धीरे धीरे हम ताल को बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते हम ताल को बहुत तेज़ कर देते हैं, तो वो झाला बन जाता है। वीणा के अंदर भी, सितार के अंदर भी तो वही क्रम है। तो उस वहाँ केवल स्वर है, फिर आप पद का गायन करते हैं, उसके बिना नहीं होगा। आप केवल आलाप करके, आलाप जोड़ झाला बजा के आपने छोड़ दिया, नहीं होगा। अब अपने बंदिश बजाते हैं जी, तंत्रकार भी अपनी बंदिश बजाएंगे, लेकिन केवल तंत्रकार की जो बंदिश है ये उसकी ट्रेनिंग के लिए हुआ करती थी, वरना तंत्रकार हमेशा संगति में था। वीणा बज रही है तो पद के गायन के साथ बज रही है, ध्रुपद गाया जा रहा है उसके साथ वीणा बज रही है। सारी मेडिवल पेंटिंग्स में आप क्या देखते हैं, सारंगी वाला तुम नहीं बैठा है ना, तो वीणा कंधे पे डाले हुए खड़ी हैं, वीणा बजा रही हैं, और पखावज बज रहा है और गाया जा रहा है। तो साज का जो रोल था वो अनुगामी था, और जितना भी साज बजता है भारतवर्ष में वो बंदिश के, गायन की बंदिश के हिसाब से बजता है। भी बनाई गई, जैसे आपने मसीद खानी गत बनाई या कुछ बनाया, तो वो कथक की आमद के हिसाब से तो बनी। वो सारा डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट दिस इज एप्लीकेबल टू द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम। एनीवे, लेट अस गो अहेड and explain further. Then they will go on to describe what is the significance of music. Here they say that music is always to be used in the context of theatre, keeping an eye on what is being performed on stage. आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने आप कुछ बैठे हुए बजाने लगेंगे, जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके साथ बजाएंगे, उसके मिलकर बजाएंगे, एंड द होल थिंग मस्ट लुक लाइक आलात चक्र। नाउ इट इज़ हियर दैट दिस symbol
of Alat Chakra is used. Alat Chakra Pratimam Kartavyam Natya Yoktribhi. Evam Ganam cha Vadyam cha Natyam cha Vividhashrayam. Enactment, dramatic enactment, Gayan, then playing an instrument, Ganam, Vadyam, Natyam. They all are to be used in the unity. Now they come to the significance of music. Atyartham ishtam devanam tatha preetikaram punaha. Music is dear to gods. ये दर्शन के बारे में नहीं कहा गया है, फिलॉसफी के बारे में नहीं कहा गया है, ये संगीत के बारे में क्या है कि उनको प्रिय क्या है, उनको गांधर्व प्रिय है, संगीत म्यूजिक प्रिय है। अत्यर्थम इष्टम, थोड़ा बहुत प्रिय नहीं है, खूब प्रिय है। अत्यर्थम इष्टम देवानाम तथा प्रीतिकरम पुनः गंधर्वाणाम च यस्माद्भिर तस्मात् गांधर्वम उच्यते। तो गांधर्व नाम किस विद्या का है? जो गंधर्वों को प्रिय हो, देवताओं को प्रिय हो, अत्याधिक प्रिय जो है। लेकिन ये निकला कहाँ से? ये वीणा से निकला, वंश से निकला और गान से निकला। अस्य योनिर, इसकी जो वूम्ब है, योनि है, प्लेस ऑफ बर्थ है, वो क्या है? अस्य योनिर भवेत गानम, वीणा वंश तथैव च। गान, वीणा और वंश, यानी सुशिरवाद्य, तत्वाद्य, वीणा, तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, फ्लूट और गान। तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि गान क्या है? सामगान। ये इन्होंने लिख दिया। गानमिति साम योन गीतेषु समाख्याः, ये अभिनव गुप्त का कमेंट है। वीणा इति महाव्रत उपयोगिनी औदुम्बरी। सो इन वैदिक टाइम द वीणा was called औदुम्बरी. This was a category of musical instrument, औदुम्बरी वीणा. And he says that this was the most ancient veena, this is the womb of Venas. This is the description which is given here. So, the description of the usage of Gandharva is going to be in Natak, not in Samgan. Samgan is the place of birth of the notes, etc. But they are going to describe how it is to be used here. Then they will say that when you have to analyze what is music, we are going to use certain specific terms. I said that there is a scale. The scale is used for analyzing various kinds of ragas or tunes. In ancient times, the ragas were called jatis, right? So what were the terms? The terms are swara, gram, murchana, tan, sthani, vrittaya, vritti, shushka, sadharan, varna, alankar and dhatu. Then later on they will give yati, gati, all these terms they will be giving and describing. Now these are some of the very fundamental things about. So swar are 7. Shajja, Rishabha, Gandhara, Madhyama, Panchama, Dhaivat and Nishad. The same names are there, sir? Yes, these are the names, ancient names, which are in the Natya Shastra also. These names are found even earlier in some in texts. No, in Samgan the names are not given, because in Samgan a numbering is given. The names come with
classification of scales, because the notes of Vedic Gan or Vedic Path are not exactly the same as in non-Vedic music. You see? Most people think that Anudat is Ni, Udat is Sa, and Swarit is Ri, and then they, try to recite the mantras according to the notes as they are found today. This is wrong, absolutely wrong. The Vedic Swara can only be learned from tradition of Vedic recitation or Vedic Gan. They should not be conflated with musical notes, right? There is a comparison, but there is no identification, right? So these are some of the terms which are used, and then there are many kinds of terms which are used for defining Tal. You see, today Tal is described only as in the north, Khali Bhari. And if there is a cycle of, let us say, 16, then you show Khali and Bhari only at 1 or 2 places, right? वो आपने 9वीं मात्रा पे 3 ताल में खाली दिखा दिया, फिर तो नहीं आप दिखाएंगे. But in ancient times, if it is a cycle of 16, then you will show 16 signs. So that by seeing the sign, one can know, aha, here we are at the 12th beat. Now we are at the 14th beat. And now we are at the Sama. तो हाथ की 16 मूवमेंट होंगी ये दिखाने के लिए कि ताल कहाँ थी. तो ताल का दिखाना हाथ से निरंतर कि कहाँ ताल जा रही है, ये बहुत इशू. बैठा रहता तो यही दिखाने के लिए. नहीं जी, कोई बैठा रहता था दिखाने के लिए. हाँ, कोई बैठा भी रहता था, और फिर जो गाएगा वो भी अपने, जिसके हाथ खाली होंगे, वो अब भी जैसे होता है, दक्षिण में ये ज़्यादा होता है, उत्तर में नहीं होता, उत्तर में छोड़ दिया उन्होंने. हाँ, सो दैट ट्रेडिशन ताल तो दिया जाता है दक्षिण में. नहीं, बट हम जो ताल, हाँ, दक्षिण के अंदर उसको और थोड़ा विजिबल है वो, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं है जितना वो आज से 300 साल पहले था. सर रत्नाकर के समय तक भी था ये ट्रेडिशन कि आप अगर 16 बीट है तो 16 मात्राओं पे अलग अलग मूवमेंट, हाथ यूं होगा या यूं होगा या यूं होगा या यूं होगा, ऐसे वो सब आप 16 के 16 निशान दिखाते जाते थे. तो अब इतना समय नहीं है, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे सकता हूँ. अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए ये ग्रंथ है भरत का संगीत सिद्धांत बाय आचार्य बृहस्पति. तो आप इसको ख़रीद कर, इसको पढ़कर देख सकते हैं. इसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं कि कितनी तालें थीं, वो ताल की मात्रा क्या थी, कितने प्रकार थे, कहाँ कहाँ कैसे दिखाया जा सकता था. सो this is the description of some of the fundamentals of music. Murchana, what were they, sir? Yeah. Now, they said that there is gram, there is murchana, then there is tana. Now, if 7 notes are recited in a order, then that is called a murchana. क्रमयुक्त स्वराः सप्त, क्रमयुक्त स्वराः सप्त मूर्छना इति अभिसंगिता. That is, if 7 notes are enunciated in a particular order, in a simple order, like ma pa dha ni sa re ga, ma pa dha ni sa re ga, ma pa dha ni sa re ga, this is a murchana. Or sa re ga ma pa dha ni, this is a murchana. Or re ga ma pa dha ni sa, this is another murchana.
सो क्रमयुक्त स्वराः सप्त मूर्छना इति अभिसंज्ञिता. This is the definition of Bharat Muni, and this is the definition which is still surviving in North Indian music training. Where? In training of सितार. तो मेरे गुरु ने मुझे ये मूर्छनाएँ कराई सितार पे. वहाँ मूर्छना ही शब्द है भाई, ये रे की मूर्छना करो प्रैक्टिस में, गा की मूर्छना करो, माँ की मूर्छना करो, आरोह की करो, अवरोह की करो. तो वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो लुप्त प्राय से है. अधिकांश लोग उत्तर भारत में मूर्छना क्या है उसका अर्थ नहीं समझते. कहते हाँ कुछ हुआ करती थी जी, ठीक है. तो क्रमयुक्त स्वरा सप्त. फिर अगर उसमें से दो शब्द अगर हम छोड़ देंगे स्वर, तो वो तान हो जाएगी. देन इट विल बी कॉल्ड तान. हाँ तान, तानम. व्हाट यू कॉल तानम इन द साउथ. In southern languages, the makar is put as an ending for most nouns, so it becomes tanam. What is gram? Now, gram means that in the definition of a fundamental scale, there has to be some difference. So, there is a scale Sare Gama Pa Dha Ni. Actually, in ancient times it used to be Sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri, because they followed the descending order, Avaroha order, because in Samagan the first note is the Madhyam, the highest note. So they were following the tradition of Samagan. So the scale, let us, for the sake of simplification, say the scale of Sa, Sari Gama Pada Ni. This was called Shadjagram. Right? Now, if in this scale of Sare Gama Pada Ni, the fifth note, Pancham. Pancham means the fifth note. Madhyam means the central note. Pancham means the fifth note. If the fifth note slided down a little, अगर वो थोड़ा सा अपकृष्ट हुआ, नीचे आया, बाल के बराबर, तो वो अलग हो गया, तो उसको मध्यम ग्राम कह देते. तो स्केल बदल गया ना, क्योंकि पंचम जो है वो थोड़ा सा नीचा है. तो म प ध नि सा रे, म प ध नि सा रे ग, ये मूर्छना जो हुई ये मध्यम ग्राम, ये मध्यम ग्राम का स्केल है. षड्ज ग्राम होगा सारे गा म प ध नि, मध्यम ग्राम होगा म प ध नि सा रे गा. लेकिन इसमें पंचम जो है वो स्लाइटली नीचा होगा एज कंपेयर टू षड्ज ग्राम. कि दोनों में डिफरेंस आ गया ना. उससे सबसे बड़ी बात है, अगर ये है तो पंचम अपने स्थान से नीचे उतरा. हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो अब आज हो रही है ना, क्योंकि पहले आपने उसको अपने स्थान से हिलने नहीं दिया, तो इसलिए फिर अब आपने कहा अच्छा ऐसा भी होता था, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है ये उतर गया है ना. ये आप अब आज हम पहले बदल चुके उसको देखकर ये कह रहे हैं, लेकिन है क्या, वो पुराना क्लासिफिकेशन है. अब वो क्यों है? वो इसलिए है कि कॉन्सोनेंस दिखानी. कॉन्सोनेंस क्या दिखानी है? कि जो कॉन्सोनेंस सा और प में होती है, जो कॉन्सोनेंस सा और प में होती है, यानी स री ग म प, जब वो नीचे आ जाएगा, यानी स री ग म प, ये 5 नोट का जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस मध्यम ग्राम में कहाँ होगा?
उसका मापा धा निसा में नहीं होगा। वो हाँ राइट, यू आर राइट, मापा धा निसा में होगा। पंचम जो उतरा हुआ है वो उतना ही होगा जितना सा में रे होता है षड्जग्राम में। षड्जग्राम में जो री होता है सा रे गा मा पा धा नी, तो म प धा नी सा रे गा, तो मध्यम ग्राम की मूर्छना म प धा नी सा रे गा इज द सेम एज षड्जग्राम की सा रे गा मा पा धा नी। तो ये इन्होंने डिफरेंस किया। पंचम बदला। हाँ, पंचम बदला तो उसकी मूर्छना हुई, इसकी मूर्छना हुई, इसके डिफरेंसेस हुए। अब इसमें और नोट्स को धीरे धीरे बदलेंगे, कहीं गांधार को बदलेंगे, कहीं निषाद को बदलेंगे, कितना बदलेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से स्केल वेरिएशन हो जाएगा। इस तरह से मूर्छनाएं गाई जाएंगी। उससे मूर्छना नहीं, मूर्छनाएं रखी जाएंगी, गाया तो राग जाएगा। जैसे आज भी आप मूर्छना नहीं गाते, रियाज करते हैं मूर्छना से, पलटेगा यानी निकालते हैं सितार पे, या आप ताने गले से करते हैं, लेकिन गाते तो फिर आप राग हैं। तो इसी तरह से उस स्केल को डिसाइड करने के लिए ये 2 ग्राम हुए। ग्राम का अर्थ क्या होता है? गांव। गांव में लोग रह रहे हैं, एक मुखिया है, एक मुखिया के पड़ोसी या उसका सहयोगी है, एक उसका दुश्मन भी है, रहता है उसके पास लेकिन उससे एग्री नहीं करता, बहुत पास रहता है, और अक्सर बहुत पास रहने वाला ही सबसे ज़्यादा चक्कू मारता है, ख़तरनाक होता है। तो वादी हो गया, विवादी हो गया, अनुवादी हो गया। इस तरह से क्लासिफिकेशन करके उन्होंने ये कहा कि इस ग्राम में हर स्वर का अलग अलग स्टेटस है। तो जहाँ कॉन्सोनेंस होगी वो संवादी स्वर होगा। तो सा का म जो है वो संवादी स्वर है। अब ये कितना डिस्टेंस होगा, कितना संवाद होगा, इसको मापने के लिए उन्होंने फिर और क्लासिफिकेशन किए। तो वो जो माप करना है उसका नाम उन्होंने श्रुति रखा। श्रुति, दैट वाज कॉल्ड श्रुति, यानी उसको जो सुना जाता है का एक फैलाव है। उन्होंने कहा 4 श्रुति का, रे का है 3 श्रुति का, गा का है 2 का, म का है फिर 4 का, प का है फिर 4 का, लेकिन मध्यम ग्राम में प जो है वो 3 का होगा, और दैवत क्योंकि वो 3 का हो गया तो दैवत 4 का होगा मध्यम ग्राम में, लेकिन षड ग्राम में वो 3 का होगा और निषाद 2 का होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये उसको मेजर करने के लिए कि कौन सा स्वर कितना गिरा और कैसे वो अपने स्थान पर आया। अब प्राचीन व्यवस्था में स्वर चढ़ते नहीं हैं, यानी ग ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, ग चढ़ेगा, म नहीं चढ़ेगा, ध नहीं चढ़ेगा। तो ग चढ़ जाएगा तो 2 से वो 4 श्रुति का हो जाएगा और वो अंतर गांधार कहलाएगा। और निषाद इस तरह से जब गिरेगा तो यानी निषाद इस तरह से जब चढ़ेगा तो वो काकली निषाद कहलाएगा, क्योंकि वो 2 का है, वो घट के 1 का तो नहीं रह सकता, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस 2 स्वरों के बीच में नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर और वेरिएशंस होंगे। काकली निषाद का प्रयोग तो कर्नाटक म्यूजिक में है। हाँ, नहीं, देखिए क्या है, आज जो प्रयोग हो रहे हैं और जो नाम हैं वो केवल बड़े वेग हैं, वो साइंटिफिक नहीं है। आज सारे भारत में जो गाया बजाया जा रहा है वो 12 स्वरों के हिसाब से उसको सोचा जा रहा है। 12 स्वर, और वो उसका एक सिस्टम जो बना हुआ है, वो जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ कॉन्सोनेंसेस है
वो आप प्रयोग में तो लाते हैं क्योंकि आप राग गा रहे हैं, लेकिन वो ग्रामर में आपकी नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, क्या है, इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो एक बहुत लंबा विषय है। व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन म्यूज़िक, उससे पहले स्केल्स में क्या परिवर्तन हुआ, व्हाट वर द चेंजेस इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो इट्स अ होल subject by itself, you see. It's a very complicated musicological analysis, and I don't think that that is something which you would like to go into, or even that you would be interested in, right? So I'm here talking about just some very fundamental differences from music of today, so that you get an idea of what used to obtain earlier times. तो इसी आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन ग्राम को लेकर उन एक एक ग्राम में क्या क्या धुनें थीं, उस समय क्या क्या मेलोडीज थीं, उनको रख दिया और वो जातियां कहलाई। तो जातियों के फिर नाम है षड्जोदी, च्यवा, आंध्री, षाडजी, मध्यमा, पंचमा, दैवती, नैषादिनी। इस तरह से उन्होंने, जैसे आज आप थाट बना देते हैं, भातखंडे जी ने 10 बनाए और वो वेंकट मखी ने 72 मेल बना दिए। हाँ, तो इस तरह के ये जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अमुक राग जो है ये इस मेल का राग है, राइट। So placing of a particular melody in a classification, जैसे आज आप कर रहे हैं ऐसे पहले भी कर रहे थे, बल्कि पहले के इस सिस्टम को आज आपने फॉलो किया, लेकिन उसमें जो ऑल्टरेशंस हो गए तो वो पहले का क्लासिफिकेशन और आज का क्लासिफिकेशन वो अलग अलग हो गया। तो बेसिक सिस्टम यही है, लेकिन अब जो सबसे प्रमुख बात है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं कि क्या डिफरेंस था, षाडजी क्या थी, और ये बहुत कुछ हमारे पकड़ के और प्रैक्टिस से बाहर है, इसलिए प्रैक्टिकली यूज़फुल नहीं। जो प्रैक्टिकली यूज़फुल चीज़ है, जो कंटिन्यूटी रख रही है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और फिर हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। जी, मैप, हाँ मैप कल दिखाएंगे रिगार्डिंग द जियोग्राफी। लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस टुडे। नाउ they said that in each rag or in each melody there are 10 characteristics: amsh, grah, nyas, apanyas। amsh, grah, न्यास, अपन्यास। षाडवत्व, औडवत्व, तार, मंद्र, अल्पत्व एंड बहुत्व। अल्पत्व एंड बहुत्व, राइट। नाउ अल्पत्व एंड बहुत्व मीन्स scarcity is alpatva, bahutva is excess or plentiness, plenitude. So they said that when you are singing a raga, then there are some notes which are, there will be 1 or 2 notes which will be used a lot, or there will be 2 notes which will be used again and again, उनका बहुत्व होगा। आज भी राग वैसे ही बनता है। जय जयवंती गाएंगे तो अंत करेंगे तो धनी रे, है ना, यहीं रे पे आकर आप रुकेंगे तो लगेगा हाँ जय जयवंती गा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसका उस टुकड़े का बहुत्व है। और जो दूसरे स्वर हैं, जैसे पंचम है, वो जय जयवंती में बहुत कम लगेगा, वो अल्पत्व है। तो
अल्पत्व और बहुत्व, ये जाति गायन में था, आज भी हम चला रहे हैं। तारमंद्र तो 3 स्थान हैं, आज भी हम चला रहे हैं। षाडव औडव आज भी हम चला रहे हैं। या तो संपूर्ण राग है, या षाडव राग है, या औडव राग है। 4 सुरों का राग मैंने सुना है, कुछ उस्ताद बनाते हैं और कुछ लोगों ने बनाया है, चलिए ठीक है, हम कहते हैं मान लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 सुरों के राग बहुत प्रचलित हुए हैं या लोग उस गाने लगे हैं। नहीं बन सकता, चल नहीं सकता। अब वो ऐसे ही है कि पान में ज़र्दा कभी कभी खा लिया तो ठीक है। तो ये चल रहा है। अब वो और डेफिनेशन उनकी क्या है? अंश ग्रह न्यास अपन्यास। तो अब अंश ग्रह न्यास अपन्यास का प्रयोग होता है क्या? होता है। उसके हमने नाम बदल दिए। अंश स्वर वो है जिसको आप कहते हैं टॉनिक। टॉनिक यानी जहाँ, जिसको आप लोग दक्षिण में क्या कहते हैं? आधार श्रुति। राइट, वहाँ आपका तानपुरा मिलता है, आपका वायलिन मिलता है, आधार श्रुति। तो अंश जी, हाँ की नोट। की नोट जो है आपका, एक गिटार पे आप एक की नोट रखेंगे, सारा गिटार उसकी, बाकी स्ट्रिंग्स उसी के हिसाब से मिलेंगे, तो वो आपका अंश स्वर जो है। ग्रह, जिस स्वर को आप पकड़ेंगे पहले, जब आप राग का आलाप करेंगे, राग का प्रारंभ करेंगे, बंदिश में भी उसका प्रयोग करेंगे, तो जिसको आप पहले पकड़ेंगे वो ग्रह। जिस पर आके आप टिकेंगे वो है न्यास। और टिकने से पहले जिस स्वर पे आप आएंगे वो है अपन्यास। तो जय जयवंती में धानी रे पे, रे पर आपका न्यास हुआ और नी जो है वो अपन्यास हुआ, धा और नी वो अपन्यास हुआ। तो ये क्रम आज भी चल रहा है। अब कुछ नई उत्तर भारतीय संगीत में डेफिनेशंस वादी और संवादी की आ गई, लेकिन वो डेफिनेशंस वास्तव में अंश और ग्रह के ही हिसाब से हैं, क्योंकि आप उन्हीं स्वरों को लेकर राग की शक्ल बनाते हैं, उसी को लेके अल्पत्व और बहुत्व करते हैं। अब भी ऐसे ही है ना, उसके बिना आप राग की शक्ल नहीं बना, तरीका तो वही है। तो जो 10 लक्षण जाति के दिए थे आज से 2500 साल पहले भरत मुनि ने, हम व्यवहार में राग गाने में आज भी उनका उपयोग कर रहे हैं। उनकी डेफिनेशंस के लिए कुछ हमारे शब्द बदल गए। अल्पत्व, बहुत, तार्व, मंद्र, ये तो वही रहे, लेकिन अंश ग्रह न्यास अपन्यास को हमने बदल दिया, वादी संवादी कर दिया और बीच के उड़ गए। या अभी भी न्यास इसका यहाँ होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं, ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, दिस इज द कंटिन्यूटी पार्ट, एंड द कंटिन्यूटी इज ऑल्सो इन मेकिंग ऑफ द स्केल्स। सिर्फ आपने उसके क्लासिफिकेशंस को, उसकी ग्रामर को, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस आपने उसको बदला। So, dear friends, this has been, हाँ जी, प्रश्न है आपका। जैसे आपने कहा कि जो जातियाँ थी नाट्यशास्त्र में, तो वो जो जातियाँ थी, जैसे आज के हम थाट सिस्टम को लेते हैं या मेल सिस्टम को, तो हम कहते हैं एक थाट से इतने राग बने। एक थाट के अंतर्गत बहुत से रागों का जन्म होता है, तो क्या जातियों में से भी? नहीं नहीं नहीं, इतने जो जिसे आज आप थाट कहते हैं वो ग्राम था। तो एक ग्राम में यानी षड्ज ग्राम में इतनी जातियों का जन्म होता है। जैसे रागों का जन्म थाट से हो रहा है, ऐसे ही ग्रामों का जन्म जातियों का जन्म ग्राम से हो रहा है। तो षड्ज ग्राम की जातियां हैं और मध्यम ग्राम की जातियां हैं। उन जातियों से आगे कोई नहीं, जैसे रागों से राग तो नहीं बनते, रागों से राग का कॉम्बिनेशन तो हो जाता है कि आपने
मान लीजिए एमन कल्याण गाना है तो एमन को और कल्याण को मिलाया, ये तो होगा। ऐसे मिश्र जातियां तो बनती थी, लेकिन फंडामेंटल स्केल क्या था? षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। आज आपने कई सारे बना दिए। भातखंडे जी ने कहा जी ये 10 हैं।